तो चलिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के साथ हम शुरुआत करते हैं। टॉपिक है अराइवल ऑफ द यूरोपियंस 15th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से। तो सबसे पहले पोर्टुगीज जो हैं वो भारत में एंटर करते हैं और उनके आने की जो वजह है वो इकोनॉमिक एज वेल एज रिलीजियस बताई जाती है। इकोनॉमिक अगर हम देखें तो वो स्पाइसेस के लिए स्पेशली पेपर, साथ ही डिस्ट्रॉय करने के लिए मोनोपोली ऑफ अरब्स एंड इटालियंस ओवर ट्रेड विद द ईस्ट। इसके अलावा रिलीजियस अगर हम देखें तो वो क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करना चाहते थे एशिया और अफ्रीका में, और जो इन्फ्लुएंस था अरब्स और तुर्क्स का उसको भी वो रेस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। पोर्टुगीज के पहले अगर हम देखें तो इंडियन ओशन में जो ट्रेड है वो एक मोनोपोली हुआ करता था अरब मर्चेंट्स का, लेकिन महज 15 साल के उनके अराइवल में पोर्टुगीज ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया अरब ट्रेड को और एस्टैब्लिश किया अपना कंट्रोल ईस्टर्न ट्रेड पे, जो ऑलमोस्ट एक सेंचुरी तक रहा। तो चलिए अब हम कुछ अर्ली एफर्ट्स डिस्कस कर लेते हैं जिनमें कुछ नाम शामिल हैं, जैसे प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, सेकंड बार्थोलोम्यू डियाज जो 1487 में सर्दर्न मोस्ट टिप जो है अफ्रीका का, जिसका उन्होंने नाम रखा केप ऑफ स्टॉर्म्स, और वो पहले यूरोपियन बनते हैं जो अटलांटिक से इंडियन ओशन पहुंचते हैं और आगे चल करके इसी का केप ऑफ गुड होप भी नाम पड़ जाता है। फिर और आते हैं वास्को ड गामा। तो वास्को ड गामा जो है उनके जो पायलट रहे हैं वो गुजराती जिनका नाम अब्दुल माजिद है, वो सेल करके लाते हैं केप ऑफ गुड होप से और फिर वो भारत तक पहुंचते हैं, जहां कोझिकोडे जो कैलिकट है 1498 में। फिर वो डिस्कवर करते हैं एक नया सी रूट यूरोप से इंडिया तक का, और ये फर्स्ट यूरोपियन बन जाते हैं इंडिया पहुंचने वाले बाई सी। फिर साल 1502 आते आते वास्को ड गामा रिविजिट करते हैं भारत और वो 1503 में फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री एस्टैब्लिश करते हैं कोचिन में, और 1505 में सेकंड फैक्ट्री जो कैनानोर में एस्टैब्लिश करा जाता है। इसके अलावा हम कुछ पोर्टुगीज गवर्नर्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा शामिल हैं। ये फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे हैं और इन्होंने अडॉप्ट करा था ब्लू वाटर पॉलिसी ताकि ये नेवल सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर सके इंडियन ओशन में, और इनको क्रेडिट चाहता है कि इन्होंने कंस्ट्रक्ट करा था फोर्ट अंजेदिवा आइलैंड पे, जो कि बॉर्डर ऑफ मुस्लिम बीजापुर एंड हिंदू विजयनगर स्टेट्स पे लाई करता है। और साल 1508 में पोर्टुगीज फ्लीट के ऊपर अटैक करा जाता है जॉइंट मुस्लिम नेवल फोर्स, जिसमें गुजरात के सल्तनत और मामेलुक इजिप्शियन फ्लीट होते हैं एट चौल एंड दाबुल, जहां अल्मीडा के जो सन हैं वो तो हार जाते हैं बैटल ऑफ चौल में, लेकिन अल्मीडा जो है हालांकि वो बैटल ऑफ दियो में जॉइंट फोर्सेस को हराते हैं और पोर्टुगीज सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश करते हैं इंडियन ओशन में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अल्फोंसो डी अल्बुक्वेर्क के बारे में। ये ग्रेटेस्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया माने जाते हैं और इनको कहा जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इन्होंने हेडक्वार्टर एस्टैब्लिश करा कोचिन में। 1509 में ये कंकर करते हैं दीव को और 1510 में कंकर करते हैं गोवा को फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर। और बंगाल वाले रीजन में हुगली और बालासोर जो है वो पोर्टुगीज ट्रेडिंग सेंटर्स बन जाते हैं और ये परमानेंट पोर्टुगीज सेटलमेंट्स चाहते थे भारत में, जिसके लिए इन्होंने एनकरेज किया अपने ही लोगों को कि वो मैरी करे भारतीय महिलाओं को और प्रोपागेट करे क्रिश्चियनिटी। इन्होंने अबॉलिश करा सती को भी। फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नीनो डी कुन्हा के बारे में, जो 1530 में ट्रांसफर करते हैं गवर्नमेंट हेड ऑफिस को कोचिन से गोवा, और गोवा जो है वो ऑफिशियल कैपिटल बन जाता है पोर्टुगीज का भारत में। नाउ पोर्टुगीज जो है उसके बाद डिक्लाइन कर जाते हैं, तो आइए हम समझते हैं एक एक करके कि रीजंस क्या रहे हैं डिक्लाइन ऑफ द पोर्टुगीज का। तो सबसे पहला रीजन ये है कि अल्बुक्वेर्क के बाद में जो पोर्टुगीज एडमिनिस्ट्रेशन भारत में है वो इनएफिशिएंट हो जाती है, क्योंकि उनके जो सक्सेसर्स हैं वो कमजोर और इनएफिशिएंट होते हैं। सेकेंड रीजन जो है पोर्टुगीज सोसाइटी डोमिनेट कर रहा था बाई एरिस्टोक्रेसी और मर्चेंट्स, जो ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे थे सोशल इन्फ्लुएंस कि वो स्टेट पॉलिसी को चेंज कर सके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और इस वजह से मुश्किल हो रहा था पोर्टुगल को मैरीटाइम एम्पायर को मेंटेन करने के लिए। थर्ड पॉइंट ये है कि जो पोर्टुगीज ऑफिशियल्स हैं उनको उनके होम गवर्नमेंट के द्वारा भी नेग्लेक्ट करा गया, जहां उनकी सैलरीज क्योंकि लो थे, तो फिर इस वजह से वो करप्शन और मैल प्रैक्टिसेस में देखे गए। अगला पॉइंट है कि पोर्टुगीज जो है वो इनटॉलरेंट माने गए इन टर्म्स ऑफ रिलीजियन, और इस वजह से फोर्सिबल कन्वर्जन्स के चलते जो नेटिव्स थे वो होस्टाइल हो गए उनके अगेंस्ट। फिर 1580 में अगर हम देखें तो पोर्टुगल को मर्ज कर दिया गया स्पेन के साथ में, जहां पोर्टुगल और स्पेन में वॉर होने लग गया इंग्लैंड और हॉलैंड को लेकर के, और इसके वजह से पोर्टुगीज का जो भारत में इंटरेस्ट है वो भी नेग्लेक्ट हो गया।
साथ ही पोर्टुगीज डिस्कवर करते हैं ब्राजील, तो अब उनका जो इंपीरियल इंटरेस्ट था वो भी भारत से दूर होने लग गया। और लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोर्टुगीज पावर है वो डिक्लाइन करता चला गया, क्योंकि अलग अलग यूरोपियन पावर्स जो है वो भी कंपटीशन में बने रहे। तो मिड 17th सेंचुरी तक देखें तो पोर्टुगीज भारत छोड़ जा चुके थे, लेकिन जो 3 सेटलमेंट्स थे जिनमें गोवा, दीव और दमन, वो 1961 तक उनके हाथों में ही था। तो पोर्टुगीज बेसिकली फर्स्ट थे जो भारत आए और वो लास्ट थे जो भारत छोड़कर गए। अब इनके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये हुआ कि क्रिश्चियनिटी जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा मलाबार और कोंकण वाले रीजन्स में। साथ ही साथ मिशनरीज जो हैं वो स्कूल्स और कॉलेजेस को प्रोपागेट करने लग गए नेटिव लैंग्वेज में एजुकेशन को। इसके अलावा जो मिशनरीज हैं वो इंडियन हिस्ट्री और कल्चर पर अब रिसर्च करने लग गए, जैसे कि फा हेरास जो हैं उन्होंने डीप स्टडी करा इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। साथ ही पोर्टुगीज ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करा था भारत में, और द बाइबल को प्रिंट करा गया कन्नड़ और मलयालम लैंग्वेज में। इसके अलावा पोर्टुगीज ने अलग अलग तरीके के क्रॉप्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंट्रोड्यूस करा भारत में, जिनमें पोटैटो, टोबैको, लेडीज फिंगर, पाइनएप्पल शामिल है। साथ ही पोर्टुगीज इन्फ्लुएंस जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ नेवी को समझा गया समुद्र के व्यापार में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डच के बारे में, जिनमें 1596 में कॉर्नेलियस डी हाउटमैन फर्स्ट डच ट्रैवलर होते हैं जो भारत आते हैं, और साल 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाया जाता है, और 1606 में फर्स्ट डच फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करा जाता है मसूलीपट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, और सेकेंड फैक्ट्री को पेट्रोपोली में। और 1610 आते आते डच जो है वो एक ट्रीटी साइन करते हैं राजा ऑफ चंद्रगिरी के साथ में, और एस्टैब्लिश करते हैं अपना हेडक्वार्टर्स पुलिकट में। और 1690 में डच हेडक्वार्टर्स जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है पुलिकट से नागपट्टिनम में। साल 1759 में देखें तो डच को अंग्रेजों ने हरा दिया था बैटल ऑफ बेदारा में, जहां से डच पावर जो है वो एंड हो गया भारत से। तो नेक्स्ट हम रुख करते हैं इंग्लिश के तरफ में। तो 1600 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर दिया जाता है क्वीन एलिजाबेथ के द्वारा कि वो ट्रेड कर सके ईस्ट ऑफ द केप ऑफ गुड होप फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स। और कैप्टन हॉकिंस साल 1608 में जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं, जहां वो परमिशन लेने के लिए जाते हैं कि वो सूरत में एक फैक्ट्री ओपन कर सके, और ये फर्स्ट इंग्लिशमैन होते हैं जो इंडियन सॉइल पे फुट रखते हैं, और उनके शिप का नाम हेक्टर हुआ करता था। फिर 1611 में इंग्लिश जो है वो अपना फर्स्ट फैक्ट्री ओपन करते हैं मसूलीपट्टनम में, और 1611 में ही हम देखें तो अंग्रेज जो है वो डिफीट कर देते हैं पोर्टुगीज को इन द बैटल ऑफ स्वालीहोल जो कि सूरत के पास में है। अब इससे क्या है कि जहांगीर जो है वो कन्विंस हो जाते हैं, और फिर वो परमानेंट फैक्ट्री की इजाजत दे देते हैं सूरत में ही 1613 में। फिर साल 1615 आते आते अब 1615 में देखें तो फिर सर थॉमस रो, जिनको किंग जेम्स वन भेजते हैं एज एन एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर, वो सक्सेसफुल होते हैं रॉयल फरमान लेने के लिए कि मुगल एम्पायर जिन हिस्सों में फैला हुआ है वहां पर ब्रिटिश जो है वो ट्रेड और फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकता है। फिर हम मद्रास के तरफ में रुख करें तो साल 1632 में सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है वो एक गोल्डन फरमान जारी करते हैं अंग्रेजों के फेवर में, जहां वो व्यापार करने के लिए छूट दे देते हैं पोर्ट्स ऑफ गोलकोंडा से ऑन एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोडास। और 1639 में फ्रांसिस डे जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं मद्रास को लीज पर लेकर के फ्रॉम द राजा ऑफ चंद्रगिरी। आगे हम बंगाल वाले रीजन में रुख करें तो साल 1651 में हुगली जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री बनता है बंगाल में, उसको एस्टैब्लिश करा जाता है सुल्तान शुजा के द्वारा। साथ ही साथ 1658 में अलग अलग एस्टैब्लिशमेंट्स करे जाते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल कोस्ट में। इसके बाद 1690 में जॉब चार्नॉक जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं एक फैक्ट्री एट सुतानुटी, जिसको फर्दर फोर्टिफाई करा जाता है 1696 में, और फोर्ट विलियम उसका नाम रखा जाता है। फिर 1698 में इंग्लिश कंपनी जो है वो ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सूबेदार ऑफ बंगाल अजीम उस शान जमींदारी के तहत, और विलेजेस ऑफ सुतानुटी, कालीकाता और गोविंदपुर, इन विलेजेस को ही मिला करके आगे कैलकाटा जो है वो बनता है। फिर आगे अगर हम बॉम्बे के तरफ में रुख करते हैं तो 1662 में किंग चार्ल्स सेकंड जो है इंग्लैंड के, उनको बॉम्बे डाउरी के रूप में मिलता है पोर्टुगीज प्रिंसेस से विवाह करके। और साल 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक वैल्यूएबल प्रिविलेज मिल जाता है रॉयल फरमान के तहत, जो मुगल एम्पेरर फारूक शियार देते हैं, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी कहा जाता है, जिनमें कई सारे बेनिफिट्स जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि एग्जेम्पशन
कमीशंस, कई सारे पेमेंट्स का, ड्यूटी फ्री ट्रेड करने के लिए बंगाल वाले रीजन में, और आगे चल करके यही फरमान जो है वो सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हम रुख करते हैं डेन्स का, जो डेनमार्क से आते हैं, और डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश होता है 1616 में, और वो ट्रेडिंग आउटपोस्ट 1620 में लाते हैं तंजौर, जो तमिलनाडु के पास है, और 1755 में वो एक कॉलोनी फाउंड करते हैं जिसका नाम है फ्रेडरिक नगौर, जो श्रीरामपुर के पास बंगाल में है, और साल 1845 में डेनमार्क जो है वो श्रीरामपुर को ब्रिटेन को सौंप देता है। और लास्ट अगर हम रुख करते हैं तो अब फ्रेंच की बारी आती है। तो 1667 में फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री जो है वो सूरत में एस्टैब्लिश करा जाता है, फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में, और आगे चल करके पौंडीचेरी जो है वो फ्रेंच कैपिटल बनकर निकलता है। 1674 में फ्रेंच जब बंगाल के रीजन में एंटर करते हैं तो चंदन नगर टाउन जो है उसको वो डेवलप करते हैं। फिर 1693 में डच जो है वो पौंडीचेरी को स्नैच करते हैं, लेकिन फर्दर उसको रिस्टोर कर दिया जाता है फ्रेंच को अंडर द ट्रीटी ऑफ रेस्टविक। आगे चल करके फ्रेंच एक्वायर करते हैं आइलैंड्स ऑफ मॉरिशियस और रीयूनियन जो इंडियन ओशन में स्थित है, और 1697 से 1739 तक अलग अलग बेसेस को कंसोलिडेट करते हैं फ्रेंच, जिनमें माहे, कराईकल, बालासोर और कसीम बागात शामिल हैं। तो इसी के साथ हमारा थर्ड लेक्चर जो है वो यहीं पर एंड होता है। इसके पहले भी हमने 2 लेक्चर्स अपलोड करे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप जरूर चेकआउट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि अगला लेक्चर जो है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।